हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। इसका मतलब है कि कोई एक्ट होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, उसमें ये अमेंडमेंट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन से एक्ट में ये अमेंडमेंट आया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो एक्ट है, ये एक्ट वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो भी एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स जो वाइल्ड में जिंदा रहते हैं, कैप्टिव अवस्था में नहीं है, वैसे जंगल में रहने वाले सारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इसमें अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट आते रहे हैं और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। इसका मतलब है कि ये अभी तक एक्ट नहीं बना है। इसे लोकसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया है और अभी राज्यसभा ने भी इसे पास किया है। ये अभी प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए जाएगा और प्रेसिडेंट जब उनका एसेंट दे देंगे तब ये अमेंडमेंट बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के नाम से ये फिर जाना जाएगा। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बिल प्रोटेक्टेड एरियाज जो भी है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, तो इन सब के अच्छे मैनेजमेंट के लिए, कि और भी बेटर उनका मैनेजमेंट हो पाए, इसके लिए, और जो भी शेड्यूल्स ये एक्ट में है उनको रेशनलाइज करने के लिए बनाया गया है, ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। ये शेड्यूल्स क्या है? तो ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें एक्ट के पीछे कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं। टोटल 6 शेड्यूल्स आर देयर। ये 6 शेड्यूल जो है उसमें अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये जो शेड्यूल्स है ये भी अभी कम किए गए हैं, 6 की जगह पे उनको 4 किया गया है। हम देखेंगे कि ये कौन से शेड्यूल्स में क्या क्या चेंज है, ये आगे हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये बिल के फीचर्स क्या है। अभी न्यूज में है और एक्ट बनने जा रहा है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका फर्स्ट फीचर है कि साइट्स जो है उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना है। साइट्स का मतलब है, उसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब है प्लांट स्पीशीज एंड फौना का मतलब है एनिमल स्पीशीज। एनिमल्स में बर्ड्स इंक्लूड होंगे। तो ये जो कन्वेंशन है वो अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच का एक एग्रीमेंट है, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट में जो भी ट्रेड होता है, ये वाइल्ड जो भी स्पेसीज है, एनिमल्स और प्लांट्स, उस पे जो भी ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेड की वजह से ये जो स्पीशीज है उनका सर्वाइवल जो है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करेगा। यहां से याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर लिया है। और इस बिल का फर्स्ट फीचर है कि साइट्स के प्रोविजन को इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रॉपर वे से। दूसरा प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बिल के थ्रू ज्यादा पावर दी गई है। इसमें फर्स्ट पावर जो दी गई है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैनेजमेंट अथॉरिटी डेजिग्नेट कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकते हैं, जिसमें ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये जो भी स्पेसिमेंस का, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स का जो भी ट्रेड होगा, ये ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की परमिट्स इश्यू करेगा। तो ऐसी मैनेजमेंट अथॉरिटी कि जो ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट्स इश्यू करेगी, ये बनाएगा इंडिया लेवल पे। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है उनके ट्रेड को रेगुलेट, प्रोहिबिट कर सकता है। जैसे कि इंपोर्ट उनका रेगुलेट या तो प्रोहिबिट कर सकते हैं, उनका ट्रेड और पोजेशन या तो प्रोलिफरेशन का मतलब है कि उनका बढ़ जाना बहुत ज्यादा, तो इसको रेगुलेट या तो प्रोहिबिट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मतलब ये होता है कि ऐसी स्पीशीज की जो नेटिव नहीं है वो जगह में, लेकिन उनको बाहर से, दूसरी कंट्रीज से
अपनी कंट्री में लाया जाएगा और ये स्पीशीज जो है वो जो भी नेटिव स्पीशीज है उनके लिए खतरा बनेगी। ये इतना जल्दी बढ़ेंगे कि जिसकी वजह से जो नेटिव स्पीशीज है वो नाश हो सकती है। तो ऐसी जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उनके ट्रेड को रेगुलेट या तो प्रोहिबिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई कर सकता है। ये कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं, तो जो भी एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अराउंड में, जैसे कि ये नेशनल पार्क है तो उसके अराउंड में कुछ एरिया ऐसा बफर जोन रखा जाएगा जिसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस, जैसे कि उनका हैबिटेशन मतलब कि उनका घर होना, या तो यहाँ पे उनके जो एनिमल्स है, उनके जो डोमेस्टिकेटेड कैटल है या तो एनिमल्स है, उनका ग्रेजिंग, ये सब अलाउड नहीं होगा। तो ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आजू बाजू में सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है। तो ये तीनों प्रोविजन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर ये बिल के थ्रू दी गई है। दूसरा कि स्टेट को एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब कि हर एक स्टेट जो होंगे वो अपना एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट करेंगे और ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ये जो भी सेंचुरीज है स्टेट में, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो सेंचुरीज को कंट्रोल, मैनेज और मेंटेन करेंगे। और एक प्रोविजन है कि जो भी शेड्यूल्ड एनिमल्स है उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नेसेसरी है। मतलब कि जो भी लोग हैं कि जो ये शेड्यूल्ड एनिमल्स जो है, मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो 6 शेड्यूल है अभी 4 हो जाएंगे, तो ये 4 शेड्यूल में जो जो एनिमल्स, बर्ड्स या तो प्लांट्स को रखा गया होगा उनके लाइव स्पेसिमेंस अगर कोई पजेस कर रहा है तो ऐसे लोगों को ये मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके पास से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। यहां से याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकता है जो कि जो भी ट्रेड होगा वाइल्ड लाइफ स्पेसिमेंस में उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए परमिट इश्यू करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का जो भी ट्रेड होगा, इंपोर्ट होगा या तो पोजेशन होगा उसको रेगुलेट या तो प्रोहिबिट कर सकती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के अराउंड में कंजर्वेशन रिजर्व भी डिक्लेयर कर सकते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हर स्टेट को अपॉइंट करना पड़ेगा और ये जो वार्डन है वो स्टेट के अंदर जितनी भी सेंचुरीज है उनको कंट्रोल, मैनेज और मेंटेन करेंगे। दूसरा ऐसा है कि जो लोगों के पास जो भी शेड्यूल्ड एनिमल्स है उनके लाइव स्पेसिमेंस अगर है कि अगर ये ऐसे एनिमल्स को अगर वो पालते हैं तो फिर ऐसे एनिमल्स के लिए उनको ये मैनेजमेंट अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजन है कि जो भी कैप्टिव एनिमल्स है, मतलब अभी तक जो लोगों ने ऐसे कोई भी एनिमल्स को अपने घर में रखा है तो वो लोग वॉलेंटरीली सरेंडर कर सकते हैं। जब भी ऐसे सरेंडर करेंगे तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा और आगे जाके वो लोग कोई भी अथॉरिटी ये एनिमल्स पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन भी है कि वॉलेंटरी सरेंडर कर सकते हैं जिसमें कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी पैसे या कुछ भी नहीं दिया जाएगा और उनकी अथॉरिटी विड्रॉ कर ली जाएगी। उसके बाद में ये जो एनिमल है वो स्टेट अथॉरिटीज के पास चला जाएगा और ऐसे कैप्टिव एनिमल के ऊपर फिर उनकी कोई अथॉरिटी, जो लोग उसे सरेंडर करेंगे उनकी कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। दूसरा है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है लाइव एलिफेंट के लिए। जो पहला का एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें जो भी कैप्टिव या तो वाइल्ड एलिफेंट्स थे उनके ट्रेड को टोटली प्रोहिबिट किया गया था। मतलब कि एलिफेंट या तो एलिफेंट की कोई भी प्रोडक्ट का ट्रेड जो था वो प्रोहिबिटेड था, जबकि अभी यहाँ पे ये बिल में ये लाइव एलिफेंट्स के कॉमर्शियल ट्रेड को मंजूरी देता है, वो अलाउ करता है। दूसरा है कि जो भी सेंचुरीज है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं हमारे इंडिया में, तो वो शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल के अंडर में पड़ते हैं। ऐसे शेड्यूल एरियाज या तो ऐसे शेड्यूल एरियाज की जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर में आ रहे हो, ऐसे शेड्यूल एरिया के लिए जब भी वो मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे तो ऐसे मैनेजमेंट प्लान बनाने के पहले उनको ग्राम सभा जो भी होगी उसके साथ कंसल्टेशन करके ही ये मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। पेनल्टीज अभी इसमें इंक्रीज की गई है। जनरल वायोलेशन अगर होता है, कोई भी एनिमल को अगर कैप्टिव रखते हैं या तो
कुछ भी वायोलेशन उसमें होता है कि उनका शिकार करते हैं कुछ भी, तो मैक्सिमम फाइन्स जो कि पहले 25,000 रुपीज थे वो बढ़ा के अभी 1 लाख रुपीज किए गए हैं। याद रखिएगा ये मैक्सिमम फाइन है, ये इससे ज्यादा नहीं ले सकते 1 लाख रुपीज से ज्यादा। तो ये मैक्सिमम फाइन जो है वो 25,000 से 1 लाख रुपीज किया गया है फॉर द जनरल वायोलेशन। बट जो भी प्रोटेक्टेड एनिमल्स है, जो भी शेड्यूल्ड एनिमल्स है, जिनको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एक्ट में दिया जाएगा, ये ऐसे एनिमल्स को अगर कोई भी कैप्चर करता है या तो किल करता है तो उनके लिए पहले 10,000 रुपीज फाइन था, जो अभी बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है, और ये मिनिमम फाइन है, मतलब कि मिनिमम 25,000 उनसे अब लिए जाएंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि वॉलेंटरी सरेंडर का क्लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो लोग कैप्टिव एनिमल्स रखते हैं वो उनका सरेंडर कर सकते हैं और बाद में उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा और उनकी अथॉरिटी ऐसे एनिमल से विड्रॉ कर ली जाएगी। दूसरा है कि लाइव एलिफेंट के कॉमर्शियल ट्रेड को यहाँ पे मंजूरी दी गई है, जो पहले प्रोहिबिटेड था। फिर शेड्यूल्ड एरियाज जो है, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और 5th शेड्यूल में आते होंगे, ऐसे एरियाज में अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है तो उसके लिए मैनेजमेंट प्लान बनाने से पहले कंसर्न ग्राम सभा का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब ग्राम सभा अगर ये प्लान अप्रूव करती है तो जाके ये मैनेजमेंट प्लान वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और पेनल्टीज को इंक्रीज की गई है। जनरल वायोलेशन के लिए मैक्सिमम फाइन 25,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज किया गया है, और प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो भी है, शेड्यूल्ड एनिमल्स जो है, उनके लिए मिनिमम फाइन 10,000 रुपीज से 25,000 रुपीज किया गया है। ये सब प्रोविजन याद रखिएगा, क्वेश्चंस के रूप में प्रीलिम्स में ये ऑप्शंस के रूप में आ सकता है। दूसरा है कि यहाँ पे जो शेड्यूल्स की बात हो रही थी कि मैंने कहा कि 6 शेड्यूल जो अभी है उससे शेड्यूल को रेशनलाइज किया गया है, मतलब कि कम किया गया है। अभी 6 की जगह पे 4 शेड्यूल्स होंगे। अभी जो 6 शेड्यूल है उसमें 2 शेड्यूल है स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए है, एक शेड्यूल है वर्बिन स्पीशीज के लिए, और एक शेड्यूल है प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें से अभी 4 किए गए हैं, जिसमें ये वर्मिन स्पीशीज के लिए जो शेड्यूल था उसे अभी रिमूव कर दिया गया है। अभी वर्मिन स्पीशीज के लिए कोई शेड्यूल नहीं है। यहाँ पे कौन से शेड्यूल्स अब रहेंगे और पहले कौन से थे ये हम देख लेते हैं। अभी जो शेड्यूल 1 है उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जिसकी पेनल्टीज ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो हंटिंग होगा या पोचिंग होगा वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन पहले शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में दिया जाता था। तो ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को मर्ज करके अभी एक ही शेड्यूल बना दिया गया है। फिर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 पहले थे। इनमें कुछ एनिमल्स थे जिनको प्रोटेक्शन थोड़ा सा कम दिया गया था, बट यहाँ पे भी हंटिंग और पोचिंग तो अलाउ नहीं ही था, बट पेनल्टीज जो लगती थी, जो जेल टर्म एंड फाइन लगते थे, वो कम होते हैं ये 2 शेड्यूल से, ये 2 शेड्यूल में। अभी क्या है, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 को मर्ज करके शेड्यूल 2 बना दिया गया है। मतलब कि अभी शेड्यूल 2 में जो भी एनिमल्स होंगे या तो बर्ड्स होंगे उनको प्रोटेक्शन थोड़ा सा कम दिया जाएगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 के थ्रू दिया जाएगा। शेड्यूल 3 में प्लांट स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है जो कि प्रोटेक्ट करने हैं, और ये प्लांट स्पीशीज के लिए जो पहले जो शेड्यूल था वो था शेड्यूल 6। तो ये शेड्यूल 6 की जगह पे अभी शेड्यूल 3 के अंदर ये प्लांट स्पीशीज को डाला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लांट स्पीशीज जो है उसका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड रहेगा, कोई कल्टीवेट नहीं कर पाएगा उसे, और जो कल्टीवेट करना चाहेगा उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। शेड्यूल 4 ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि साइट्स के अंदर जो भी शेड्यूल स्पेसिमेंस जो है उनके जो भी अपेंडाइसिस है साइट्स के, उसमें जो भी स्पेसिमेंस है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स है, उनको यहाँ पे लिस्ट आउट किया जाएगा। ये पहले कोई भी शेड्यूल में कवर्ड नहीं था, जो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और वर्मिन स्पीशीज का जो शेड्यूल था वो था शेड्यूल 5, जिसे अभी डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि ये वर्मिन स्पीशीज के लिए कोई प्रोविजन अभी ये एक्ट में नहीं है। यहाँ से याद रखिएगा कि शेड्यूल्स जो है वो 6 की जगह पे 4 किए गए हैं। कौन से रहेंगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को मर्ज करके शेड्यूल 1 बनाया गया है, जिसमें एनिमल या तो बर्ड्स जो होंगे उन्हें हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 जो पहले थे उनको एक शेड्यूल में मर्ज किया गया है जिसे शेड्यूल 2 कहा जाएगा, और लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ये एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। शेड्यूल 3
वो प्लांट स्पीशीज के लिए है। पहले प्लांट स्पीशीज शेड्यूल 6 में आते थे, अभी उनको शेड्यूल 3 में दिया गया है। और ऐसे प्लांट स्पीशीज को अगर कल्टीवेट करना है तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बाकी कोई भी इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। एंड शेड्यूल 4 जो होगा वो साइट्स के अंदर जो भी उसके साइट्स के अपेंडाइसिस में जो भी शेड्यूल्ड एनिमल्स लिस्ट किए गए हैं, जो भी शेड्यूल स्पेसिमेंस मतलब प्लांट, बर्ड्स एंड एनिमल्स जिनको लिस्ट किया गया है, वो सारे यहाँ पे शेड्यूल 4 में आ जाएंगे। ये 4 शेड्यूल याद रखिएगा कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है कि पहले कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स मतलब कि सूक्ष्म जीव, ऐसे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरियाज है, कुछ फंजाई है, तो उनकी वजह से जो डिसीजेज होते थे, वो डिसीजेज को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते थे, वो मेडिसिन को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन या तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अभी ये जो बैक्टीरियाज है, ये जो माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स अभी ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो चुके हैं। मतलब कि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ये माइक्रोब्स पे अभी इफेक्टिव नहीं है, जिसे हम कहेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है वो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स के ऊपर अभी इफेक्टिव नहीं है। ये जो माइक्रोब्स है वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं ऐसी ड्रग्स के ऊपर। यहाँ पे WHO ने एक अथॉरिटी, एक सिस्टम बनाई है जिसे कहेंगे ग्लास, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम। तो ये सिस्टम ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें उसने ऐसा कहा है कि जो भी लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें से 50% से ज्यादा अभी ऐसे है कि जो ये ट्रीटमेंट्स, जो भी एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है उनके ऊपर रेजिस्टेंट हो चुके हैं। मतलब कि अभी ये ट्रीटमेंट्स की ऐसे 50% से ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आती है। ग्लास क्या है देख लेते हैं। तो ग्लास जो है ये एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच प्रोवाइड करता है। क्या करता है, तो जो भी कंट्रीज है जिसमें ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखे जाते हैं उनके डेटा को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना एंड शेयर करना दूसरे कंट्रीज के साथ, ये काम करता है। उसके साथ नेशनल सर्वेलियंस सिस्टम जो भी नई बनाई जाएगी या तो एग्जिस्टिंग है उनको मॉनिटर करना, और अगर नहीं है तो कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करना। तो ग्लास जो है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो भी हो रहा है उसके लिए डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और शेयरिंग का काम करता है। और साथ में ही नई नेशनल सर्वेलेंस सिस्टम ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और मॉनिटरिंग का काम करता है। यहाँ से याद रखिएगा ग्लास जो है वो कौन सी संस्था के अंडर में आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अंडर में आता है। और उसका रिपोर्ट के हिसाब से 50% ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है ये अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो चुके हैं। कंसर्न्स क्या है, ये रिपोर्ट के अंदर कुछ कंसर्न्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये क्लेब्सिएला न्यूमोनिया, तो एक न्यूमोनिया का टाइप है कि जो इस टाइप के बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ये जो क्लेब्सिएला न्यूमोनिया है उसको ट्रीट करने के लिए कार्बापेनेम्स करके एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं, और जो कि लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक है। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन की अगर वर्क नहीं करती है तो थर्ड लाइन की जो हाईएस्ट डोज जो देते हैं वो एंटीबायोटिक्स को कार्बापेनेम्स कहते हैं, जो कि क्लेब्सिएला न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। और अभी ऐसे कहता है कि इसमें से 8% इन्फेक्शन ऐसे हैं कि जो ये ट्रीटमेंट कार्बापेनेम्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो चुके हैं, मतलब कि इफेक्टिव नहीं है। दूसरा है कि निजेरिया गोनोरिया, तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, बहुत कॉमन डिसीज है। और यहाँ पे हम जो मेडिसिन यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए उसका नाम है सिप्रोफ्लोक्सेसिन। तो ये मेडिसिन भी अभी 60% से ज्यादा केसेस में इफेक्टिव नहीं रही है। दूसरा है कि कोलाई आइसोलेट्स, मतलब इस्चेरिशिया कोलाई, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नाम के डिसीज होते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन जब होते हैं UTI इन्फेक्शंस, तब उनको एम्पिसिलिन और को ट्राइमोक्साजोल ये मेडिसिन दी जाती है। और इसमें से 20% ये कोलाई बैक्टीरिया जो है ये
ये दोनों मेडिसिन एम्पिसिलिन और कोट्राइमोक्साजोल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अभी ये रिपोर्ट में ऐसा भी कहा है कि 2017 में जो भी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होते थे, मतलब ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन फैलते हैं, ऐसे जो इन्फेक्शंस है ये अभी 15% जितने जंप कर दिए हैं, मतलब एटलीस्ट 15% जितना इसका जो अभी होने के चांसेस है वो बढ़ गए हैं। ये जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है ये कोलाई, इसेरिचा कोलाई, सैल्मोनेला एंड गोनोरिया की वजह से होते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन में 50% जितना जंप आया है। यहाँ से खास याद रखिएगा कि ये डिसीजेस और उनको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन, तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। दूसरा कि कभी कभी जस्ट पूछ सकते हैं कि कार्बापेनेम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन ये क्या है, ये नाम कहाँ पे सुने हैं हमने, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये जस्ट याद रखना कि ये डिसीज के लिए कौन सी मेडिसिन यूज हो रही है। तो क्लेबसिएला न्यूमोनिया के लिए हम कार्बापेनेम्स यूज करते हैं जिसमें से 8% रेजिस्टेंट हो चुके हैं। नेइसेरिया गोनोरिया के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं जो कि 60% जितना बढ़ गए हैं, मतलब 60% जितना रेजिस्टेंट हो चुकी है। और ये जो निजेरिया गोनोरिया है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। दूसरा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं जो कि इसेरिचा कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो ऐसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम एम्पिसिलिन एंड कोट्राइमोक्साजोल का यूज करते हैं जो कि 20% जितना अभी रेजिस्टेंट हो चुके हैं बैक्टीरिया। और जो भी ऐसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस थे वो 2000 लेवल के जो रेट थे उससे 15% जितना जंप हुए हैं, मतलब बढ़ गए हैं इन्फेक्शंस अभी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Question: Consider the following pairs about diseases and antimicrobial drugs used to treat them. First pair is Klebsiella pneumonia, carbapenems, Neisseria gonorrhea, ampicillin, urinary tract infections, ciprofloxacin. Which of the above pairs are correctly matched? Option A, only one pair is correct. Option B, only two pairs are correct. Option C, all the three pairs are correct. ऑप्शन डी, नन ऑफ द पेयर्स इज करेक्ट। पॉज कीजिए वीडियो और गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी क्वेश्चंस हमें पूछा है कि कितनी पेयर्स करेक्ट है। अभी यूपीएससी ने लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, ये तरह के ऑप्शंस दिए थे, और ये ऑप्शंस जो है वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। हमें श्योर पता होना चाहिए ये ऑप्शंस में कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम मैच करके देखते हैं। क्लेब्सिएला न्यूमोनिया जो है वो न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए कार्बापेनेम्स ही यूज होती है, तो ये पेयर जो है ये करेक्ट है। नाइजेरिया गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए एक्चुअली सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज होती है, एम्पिसिलिन नहीं, तो ये ऑप्शन, ये पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए एक्चुअली एम्पिसिलिन यूज होती है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, मतलब कि थर्ड पेयर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो वी get the answer only one pair is correct, so option A is correct। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।